Hey, good morning everyone. Welcome back in this session. And today we will be doing or discussing question and answers of supply under GST. तो जैसे मैंने एनालाइज करा इस पूरे चैप्टर को, तो मैंने पाया कि जब जब यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, प्रोविजंस आ रहे हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ जो है एडिशनल बातें, यानी कि एग्जाम्पल की फॉर्म में एक एग्जाम्पल देके वो चीज़ को समझाया गया है. ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है. दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. जैसे कि हमने अपनी क्लास में एग्जाम्पल्स को डिस्कस करा था समझाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. ठीक है ना. जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तो समझा दिया कि अच्छा पहले ऐसे होता था, बाद में ऐसे होता है. उधर लिख दिया साइड में एग्जाम्पल, बट नॉट अ क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नहीं है. ये सिर्फ प्रोविजंस को समझाने के लिए ही चल रहा है और प्रोविजंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. सो सही मायनों में जो क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं वो आपके टेस्ट योर नॉलेज से शुरू हो रहे हैं. तो हम जो है टेस्ट योर नॉलेज डिस्कस करेंगे अब, और बाकी बुक की रीडिंग आप लोग खुद करेंगे. मेघराज एंड कंपनी विशेज टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब and in the neighboring states of Delhi and Haryana. Kindly state as to what is the taxable event under GST and leviability of CGST, SGST, UTGST and IGST on the same. तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये कह रहे हैं बताइए टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या होता है. जीएसटी में क्या होगा तो टैक्स आएगा, और नहीं होगा तो टैक्स नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा. तो जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई. सप्लाई होगी तो आगे चेक करेंगे भैया नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं आता, एग्जेम्प्ट तो नहीं है, निल रेट पर टैक्स तो नहीं लगता, एटसेट्रा एटसेट्रा. और सप्लाई नहीं होगी तो टैक्सेबल इवेंट ही नहीं हुआ, उस केस में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जीएसटी में कवर ही नहीं होएगा. अब इसमें अगर इंटर स्टेट है तो उस केस में आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है और इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है. यही बात आपको आंसर में लिख कर आनी है. आगे लिखते हैं दामोदर प्राइवेट लिमिटेड जो है एक रजिस्टर्ड है दिल्ली में, हैज़ ट्रांसफर्ड सम ऑफ इट्स गुड्स टू इट्स ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल. इसका मतलब दिल्ली में है तो दिल्ली में एक रजिस्ट्रेशन लिया है और वेस्ट बंगाल में एक और रजिस्ट्रेशन लिया है एक ही इंसान का, बट क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो इसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं, सेपरेट पर्सन मानते हैं जीएसटी के अंडर. इन्होंने जो है गुड्स सोल्ड करे हैं ब्रांच से, इन्होंने जो है गुड्स को ट्रांसफर करा है विदाउट एनी कंसिडरेशन. तो अगर कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं भी है तो इस केस में ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेम पर्सन की दो एंटिटीज हैं, मतलब सेम पर्सन की ही एंटिटीज हैं, तो इसमें विदाउट कंसिडरेशन भी ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर माना जाएगा, नहीं सप्लाई मानी जाएगी. ठीक है ना. तो ये चीज़ आपको प्रोविजन पता होंगे तो आप लिख कर आ सकते हैं. अब इसका आंसर कैसे करना है और यहाँ पर देखते हैं. देखिए क्वेश्चन 2 जो है उसका आंसर आप ऐसे कैसे लिख कर आएंगे, उसका कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए. तो इन्होंने क्लियर लिखा है कि भैया शेड्यूल 1 जो है सीजीएसटी एक्ट का, उसमें दे रखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज जो है अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में होते हैं या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होते हैं, जो डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में बताया गया है, और बिजनेस के लिए होते हैं, कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस के लिए, वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा भले ही कंसिडरेशन प्रेजेंट हो या ना हो. तो ऐसी लाइन जब लिखेंगे तब क्लैरिटी मिलेगी. अच्छा ये बात शेड्यूल 1 में दे रखी है कि विदाउट कंसिडरेशन भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे डीम्ड सप्लाई मानते हैं और उसमें कवर हो रहा है. तो ऐसे आपको लिख कर आना होगा, और फिर आप लिख कर आ सकते हैं कि गिवन केस में तो दामोदर जो है वो अपनी ब्रांचेस के बीच में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसे जो है हम सप्लाई मानेंगे. क्वेश्चन 3 में लिखा है पृथ्वी एसोसिएट्स is engaged in the supply of taxable goods. It requires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provisions of CGST Act. Enumerate such activities if any. तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दे दी, बट एक्चुअली मैं आपसे मांग लिया कि भैया वो लिस्ट कर दीजिए कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेज जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन भी ट्रांसफर माना जाता है. तो ये जो सेक्शन 7 है, साथ में जो शेड्यूल 1 है, उसमें ये बातें लिखी हुई है जो हमने ऑलरेडी अपने नोट्स में डिस्कस करी है. ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और आपको वहाँ से देखकर उतार कर यहाँ पर पेस्ट कर देना है. सो आई एम नॉट
discussing this again as already been discussed in your class. Composite supply जो है उसे हम treat करते हैं as supply of that particular good or service which attracts the highest rate. The answer is no. Composite supply जो है naturally bundled होती है, मोबाइल के साथ चार्जर, रेफ्रिजरेटर के साथ उसकी वारंटी, होटल में जाते हैं, रूम बुक करते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर फ्री मिलता है. ये क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई. इसमें जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है उसी की रेट टोटल अमाउंट पर लगती है. मिक्स्ड सप्लाई जो होती है उसमें वो अननेचुरली उसको बंडल्ड कर देते हैं, तो उस केस में सबकी अलग अलग रेट होती है बट प्राइस एक ही चार्ज करते हैं. तो वहाँ पर देखना मुश्किल हो जाता है कि भैया कौन सी रेट इस पूरी अमाउंट पर लगाएं, क्योंकि इंडिविजुअली अमाउंट पता नहीं है. तो जिसकी भी रेट सबसे ज़्यादा होती है कि भैया इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा रेट लगती है, वही पूरी मान लेंगे कि आप उसी की पूरी सप्लाई कर रहे हैं. इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, नॉट कॉम्पोजिट सप्लाई. तो इसको अंग्रेजी में प्रॉपर लिख कर आएंगे, और अंग्रेजी में कैसे लिखना है वो ऑलरेडी मैंने आपको कराया है. ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स. देखिए इसमें आप बताकर आ सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजीशन दोनों जरूरी होते हैं, ठीक है ना. अगर आप टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर रहे, जैसे मैंने कार को ट्रांसफर नहीं किया, उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, बट मैंने कार दे दी यूज कर लो, तो मैं उसे गुड्स की सप्लाई नहीं दे रहा, मैं उसको फिर सर्विस की सप्लाई दे रहा हूँ. और कई जगह पर पोजीशन जो होती है वो इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, टाइटल बाद में ट्रांसफर होता है, उसको भी हम सप्लाई मानते हैं कि भाई किसी को दे दिया सेल अप्रूवल बेसिस पर, वो 6 महीने के विदिन अप्रूव कर देगा. या मैंने हायर परचेज ट्रांजेक्शन कर दी, सामान पहुंचा दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा तो ऑटोमेटिकली टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा. तो वो भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स ही है, सप्लाई ऑफ गुड्स ही है वो भी. भले अभी टाइटल नहीं जा रहा, बाद में तो जाएगा. वो जिसमें टाइटल जाएगा ही नहीं, सिर्फ पोजीशन दी है, यूज़ करने का राइट दिया है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है. ऐसे आप समझाकर आ सकते हैं. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विथ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट. तो ये वही आ गया आपका, वही चीज़ें आ गई आपकी सारा विदाउट कंसिडरेशन वाला. सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी फैक्ट्री दिल्ली में है, डिपो मुंबई में है, बोथ इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है अपनी अपनी स्टेट में. फिनिश गुड्स जो है वो फैक्ट्री से मुंबई डिपो में भेजते हैं. कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई माना जाएगा क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन है. रमन जो है आर्किटेक्ट है चेन्नई में, उनका ब्रदर जो है लंदन में सेटल्ड है, लॉयर. रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट. तो यहाँ पर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, कंसिडरेशन भी नहीं है और पर्सनल नेचर का भी है, कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में भी नहीं है. तो दोनों ही चीज़ें नहीं है, तो ये सप्लाई मानी नहीं जाएगी. वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ रमन हैज़ टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई. देखा आपने, चेंज कर दिया क्वेश्चन. आपने पूरा पहले एक्सप्लेन करा है कि शेड्यूल 1 में क्या बात लिखी हुई है. डिस्टिंक्ट पर्सन जो है सेक्शन 25 में डिफाइंड है, उसमें आते हैं कि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं, वो चीज़ें कवर्ड है, भले ही एक एंटिटी क्यों ना हो, उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं. इवन इन्होंने यहाँ पर जो है सब सेक्शन नंबर भी लिख दिया 25 सब सेक्शन 4. अब यहाँ पर ये और समझाते हैं कि भैया इस केस में हमारे में फैक्ट्री है, डिपो है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 2 अलग अलग GST के रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हुए हैं, तो विदाउट कंसिडरेशन भी करोगे तो भी ट्रांसफर माना जाएगा. तो पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बाद जो है आप समझा रहे हैं भैया रिलेटेड पर्सन कौन कौन होते हैं. स्पाउस, चिल्ड्रन होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर होते हैं अगर वो डिपेंडेंट है. इस केस में तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल सर्विस रिसीव हो रही है. रमन एंड हिज ब्रदर कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड, क्योंकि होली और मेनली डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो रिलेटिव की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं. फर्दर लीगल एडवाइस जो है वो अपने पर्सनल मैटर के लिए ले रहा है और कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस के लिए नहीं ले रहा. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रमन्स ब्रदर टू हिम वुड नॉट बी ट्रेडेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7. अगर इस केस को रिवर्स कर दिया जाए और रमन जो है बिजनेस के लिए सर्विसेज ले, तो भी जो है वुड स्टिल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, ऑल्दो सेम इज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड हैव नॉट बीन रिसीव फ्रॉम रिलेटेड पर्सन. इसका मतलब भाई शेड्यूल 1 में ये चीज़ कवर नहीं होगी, क्योंकि शेड्यूल 1 क्या कवर करता है वो आपको ऑलरेडी पता है. ये देखिए शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन. इंपोर्टेशन की भी बात करी गई है, फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसकी बात करी गई है. बट आपसे पूछे शेड्यूल 1 में कवर होगा कि नहीं होगा, तो भाई शेड्यूल 1 में तो कवर नहीं होगा, शेड्यूल 1 में तो कवर नहीं होएगा. तो आपको शेड्यूल 1 में क्या क्या बातें लिखी हुई है वो पता होनी चाहिए. दोबारा से नहीं करवा रहा सर, सारी बातें नहीं करा रहा, रिवाइज कर आइए सब कुछ. देखिए सप्लाई का मैंने चैप्टर यहाँ ओपन भी कर लिया है,
हम लोग जो है शेड्यूल 2 की बात करने वाले हैं ना, शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 पर ले चलता हूँ, एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, ये तो जनरली चीज़ें आपको मालूम ही है ये। जैसे कि आप रेंट कर रहे हैं मोबाइल प्रॉपर्टी, ये सर्विस की सप्लाई है, सिंपल है, गुड्स तो नहीं दे रहे आप। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो बिजनेस के एसेट्स को डिस्पोज कर रहे हैं, ये तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया। ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, इस केस में ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट द प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, क्योंकि इसमें आप टाइटल को बाद में ट्रांसफर कर ही देंगे। तो पॉइंट नंबर 7 है, उसका जरा देख लेते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। सप्लाई ऑफ सर्विस है, गुड्स है, सर्विस है, गुड्स है। और हमने क्या बोला था, हमने कहा था गुड्स और टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो सर्विस गुड्स, सर्विस गुड्स, ऐसे ही था ना, यही होगा यार। इसमें भी आपको यही डिटरमाइन करना है। टेम्पररी आप ट्रांसफर कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, ये सर्विस है। टेम्पररी किसी को ट्रांसफर करेंगे तो सर्विस ही दे रहे हैं ना, परमानेंट देंगे तो गुड्स हैं, जैसे कि ये वाला गुड्स है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये तो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। बट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू अ मेंबर, तो पहला सर्विस हो गया, दूसरा गुड्स हो गया। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, ये तो आपका जॉब वर्क हो गया, सर्विस है। और गुड्स की ट्रांसफ़र कर दिया, ये आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो मतलब कॉमन सेंस लगानी है भैया, जहाँ पर आप परमानेंटली दे रहे हैं सामान को, वो तो गुड्स हो गया, अदरवाइज वो सर्विस होगा। द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नहीं नहीं नहीं, हायर परचेज बेसिस पे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए। यस, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसफर हो जाएगा आपका जो टाइटल है। तो एक लाइन में इस आंसर को भी लिखा ही है। आगे है, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। तो सेक्शन 7 में तो ये 2-3 चीज़ें आती है। इसमें इंपोर्ट है सर्विसेज का फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी आएगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है सेक्शन 7(1)(c), डीम्ड सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो इस केस में इंपोर्ट आएगा, बट तब आएगा जब आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, भले कंसिडरेशन प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है ना। तो इंपोर्ट फॉर कंसिडरेशन है वो भी आएगा, और इंपोर्ट फॉर बिजनेस है विदाउट कंसिडरेशन वो भी आएगा। तो यहाँ जो है मिस श्रीनिधि कौशिक जो है वो रिसीव कर रही है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम अ रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर रेचल, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, अमाउंट पे कर रही है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, तो इसमें वो सप्लाई हम उसे मानेंगे, भले वो पर्सनल काम क्यों ना हो। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर वरुण residing in Sydney, wholly dependent on Miss Srinidhi. Further, Miss Srinidhi did not pay any consideration for the said amount. देखिए, तो सेकंड वाला जो केस है उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने इंपोर्ट करी है सर्विस, बट इंपोर्ट जो करी है वो इन्होंने विदाउट कंसिडरेशन करी है। तो दो चीज़ें होती है, देखिए, एक तो आपकी पहली कैटेगरी आती है जिसमें आप इंपोर्ट करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट फॉर अ बिजनेस, आपका सप्लाई माना जाएगा। दूसरा विदाउट कंसिडरेशन भी कर सकते हैं, बट फॉर बिजनेस होना चाहिए। इसमें विदाउट कंसिडरेशन या नॉट फॉर बिजनेस है तो ये सप्लाई नहीं होगा। विल योर आंसर चेंज इफ श्रीनिधि हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस? आपका क्या आंसर चेंज होगा अगर श्रीनिधि ने बिजनेस प्रीमाइस के लिए ली होती? यस, उस केस में सप्लाई माना जाता। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कॉम्पोजिट सप्लाई। अ होटल प्रोवाइड 4-day 3-night पैकेज वेयर इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडेड। यस, कॉम्पोजिट है। टूथपेस्ट कंपनी ने ऑफर करा है फ्री सोप अलॉन्ग विद टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के साथ सोप का कोई मिलन नहीं है, वो तो मिक्स सप्लाई होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई में नहीं आएगा, वो मिक्स्ड सप्लाई में आएगा। हाँ, टूथपेस्ट के साथ ब्रश होती वो मैं मान लेता कॉम्पोजिट सप्लाई है। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर। रेफ्रिजरेटर बेचा, स्टेबलाइजर बेचा, LED टेलीविजन बेचा, स्प्लिट AC बेचा, स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर बेचा। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ इशूड अ सिंगल इनवॉइस
indicating price of each of the above items separately in the same. Akbar retail store has given a single check of 1 lakh rupees for all the items as a composite discounted price. State the type of supply and tax rate applicable in this case. हैं उन्होंने इस सभी चीज़ का एक ही इनवॉइस इशू कर दिया, इंडिकेटिंग द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली, सबका अलग अलग प्राइस दिखाया है. अकबर रिटेल स्टोर हैज़ गिवन अ सिंगल इनवॉइस, single check of 1 lakh for all the items as a composite discounted price. State the type of supply and the tax rate applicable. Question number 12. ये सप्लाई जो है ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इसलिए कॉम्पोजिट सप्लाई में नहीं आएगा. तो आप लिख सकते हैं इन द गिवन केस द आइटम सप्लाइड बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर सच सप्लाई इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई. Further, although Akbar retail store has paid a composite discounted price for these goods, Damdam Electronics has not charged a single price for the said supply. Therefore, supply is also not a mixed supply. है मिक्स सप्लाई क्या होती है या कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है? जिसमें आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सिंगल प्राइस पर देते हैं. दमदम ने क्या करा है, प्राइस अलग अलग इंडिकेट करी है, सेपरेटली इंडिकेट करा भाई मैं किसका क्या क्या चार्ज कर रहा हूँ. तो ना तो कॉम्पोजिट है ना मिक्स्ड है, कुछ भी नहीं है. ठीक है ना, ये तो इंडिविजुअल आइटम की सप्लाई है और आराम से जो है आप सब पर जो रेट इंडिविजुअली लगती है वो आप लगाएंगे. मणिकरण एक रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली में और उन्होंने 20,000 पैकेजेस सप्लाई करें 30 रुपये ईच टू मुखीजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब. तो IGST लगेगा. ईच पैकेज में 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस हैं, पैकेट है टॉय बैलून का. ज़बरदस्ती सबको मर्ज कर दिया, 30 रुपये का पैकेज बना दिया. अब 30 रुपये के पैकेज में चॉकलेट भी आ रही है, 2 फ्रूट की जूस की बॉटल भी है, टॉय बैलून भी है. हो सकता है भैया 10-10 रुपये का हो, 5 रुपये की चॉकलेट हो और 5 रुपये का बैलून हो, तो हो गया ना 30 रुपये. नहीं, 10-10 रुपये की फ्रूट जूस बॉटल छोटी छोटी वाली फ्रूटी मैंगो 30 रुपये बन गए. 30 रुपये का पैकेट है. अब 30 रुपये कौन सी रेट लगेगी? अगर ये MRP है तो क्या इंक्लूड कर कर GST लगाकर 30 रुपये बने होंगे? किस रेट पर? चॉकलेट पर तो 18% लगता है, फ्रूट जूस पे 12% लगता है, टॉय बैलून पे 5% लगता है. तीनों की प्राइस सेपरेटली गिवन भी नहीं है, मिक्स्ड सप्लाई है, अननेचुरली बंडल्ड है. 18% की रेट मान लेंगे कि भैया पूरे पर 18% ही बनेगा. गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है हरियाणा में रजिस्टर्ड है, प्रोवाइड करती है रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस हैवी स्टील मशीनरी की. रिपेयर करने के लिए वो अपना क्या करती है, सेंड करती है कंटेनर ट्रक इक्विप्ड विद द आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट कंज्यूमेबल from Haryana workshop to its own repairing centers registered under GST law located in other states across India where the client's machinery are brought and being repaired. अच्छा, तो अपनी मेन लोकेशन से वो अपनी छोटी छोटी लोकेशंस पर वो टूल्स रिपेयर इक्विपमेंट्स भेज रही है. डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ GST ऑन इंटरेस्टेड मूवमेंट ऑफ ट्रक फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग टू हरियाणा. अच्छा, हालांकि यहाँ पर जो है GST काउंसिल का एक रिकमेंडेशन आया था और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई करा था कि जब इंटरेस्टेड मूवमेंट होती है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन नॉट इन्वॉल्विंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कन्वेंस इंक्लूडिंग ट्रक्स कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस may be treated neither as supply of goods nor supply of service and therefore it will not be leviable to IGST. What? क्या कह रहे हो आप? मतलब कि अपनी ही लोकेशन पर जो सामान भेज रहे हैं वो खुद कंज्यूम करने के लिए भेज रहे हैं रेदर देन सप्लाइंग इट फर्दर. अब मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भेजता हूँ फिर वहाँ से सप्लाई करता हूँ ना कंज्यूमर को, ये सप्लाई नहीं होंगी चीज़ें, ये रिपेयर मेंटेनेंस के आइटम यूज होंगे उस लोकेशन पर. और इसीलिए GST काउंसिल ने उसका बेनिफिट दिया है कि भाई आप इसको कंज्यूम कर लेंगे तो इसलिए जो है आप इस पर IGST नहीं लगाएंगे क्योंकि आप इसकी फर्दर सप्लाई नहीं करेंगे उस लोकेशन से, बल्कि आप वहीं कंज्यूम कर लेंगे. तो इसका ज़रा देख लेते हैं, पॉइंट आया होगा. ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, टैंकर्स पैसेंजर्स को गुड्स को कैरी कर रहे हैं या रिपेयर मेंटेनेंस को कैरी कर रहे हैं जहाँ पर इसकी हम आगे फर्दर सप्लाई नहीं करेंगे. तो एक बंदा अपनी ही दूसरी लोकेशन पर अपना सामान पहुँचा रहा है, भाई मेरा कुछ रॉ मटेरियल है चलो तो इसको पहुँचा देता हूँ. रॉ मटेरियल विल नॉट बी सप्लाइड फर्दर, इट विल बी यूज्ड, कंज्यूम्ड. तो उसको जो है सप्लाई नहीं माना, उस पर IGST नहीं लगेगा. ये एक सर्कुलर के माध्यम से डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई करा है.
है ना, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है हम लोगों को, टेस्ट योर नॉलेज से काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। क्वेश्चन 15 है, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिटेल स्टोर ऑफ मर्चेंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जो भी बाकी की बच गई है, इन द कंट्री। फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड launched a scheme buy one get one free for the same type of merchandise. For instance, one shirt to be given free with purchase of one shirt. Determine how the taxability of the goods supplied under buy one get one scheme is determined. buy one get one बताइए भैया, सिंपल है यार, जो अमाउंट चार्ज करी जा रही है उस पर टैक्स लगा दीजिए, ठीक है ना। It is not an individual supply of free goods but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged. It is the best to be treated as supply of two goods for that one price. एक का प्राइस है 100 रुपये, दूसरे का 50 रुपये है, आपने दोनों का मर्ज कर दिया, बोला कि भैया फ्री ले लो, तो 100 रुपये की आपने दोनों कर दिया, तो 100 रुपये की दोनों हो गई। इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल क्या है, या 100 रुपये की दो है, 200 रुपये की प्राइस है, बट आप 100 ही चार्ज कर रहे हैं तो 100 प्राइस है, सिंपल है, तो दो गुड्स की 100 प्राइस हो गई, 100 रुपीज़ हो गई। Sarvana and Sons wishes to start supplying liquor in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license for selling liquor to the Tamil Nadu government, for it has charged a specific fee from it. Examine whether the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies as supply. मैंने आपको कराया था ना कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस सप्लाई कर रही है, सर्विसेज दे रही है बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसमें हम ना ही इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई हुई है, कहाँ लिखवाई है, सर्विसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन, आ गया ना यहाँ पे, कहाँ कवर्ड है ये, नेगेटिव लिस्ट में, ना ही सप्लाई है गुड्स की ना ही सर्विस की। तो जब आप प्रोविजंस को रिवाइज करते हैं और एंड के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करते हैं, देन यू गेट टू नो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सप्लाई के चैप्टर में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, ज़रूरी नहीं है कि आगे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, बट येस इट कैन कम। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम आवर वीडियो लेक्चर्स एंड ई बुक। तो ई बुक और वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको कैपेबल, ई बुक एंड वीडियो लेक्चर्स जो हैं आपको कैपेबल बनाएंगे कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आपका जब बेस बन गया तो उसके बाद जो है आप स्टडी मटेरियल की एक रीडिंग कर सकते हैं, और रीडिंग करने के बाद मेरे साथ आप क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं जो मैंने यहाँ अपलोड करे हैं। इस वे में चलेंगे तो आपका वो पूरे सब्जेक्ट पर, पूरे चैप्टर पर कमांड बन जाएगी, और जो भी आपको लगेगा भैया ये बात तो एक्स्ट्रा पता लग रही है मेरे को स्टडी मटेरियल पढ़कर, तो उसे आप ई बुक में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ब्लैंक पेजेस में लिख लेंगे। तो जब आपकी पूरी स्टडी हो गई तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ई बुक रहेगी, उसमें आपने एक्स्ट्रा बातें लिख दी, वो रहेगा। अगर कुछ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद बस उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, और जितना ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके सक्सेस के परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। दिस इज द बेस विच वी आर डूइंग इन एन स्टडी मटेरियल की रीडिंग एंड एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। ये है आपका हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा वर्क, होमवर्क और सेल्फ स्टडी। तो ये जितनी आप करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है पास होने के करीब पहुँचेंगे। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं लर्नअप के स्टडी ग्रुप्स में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब आपका जो है सप्लाई के बाद जो चैप्टर आ रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसमें जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे उसे मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा, बाय बाय।